गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 उक्त संयोजी यौगिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम हमारे दैनिक जीवन में जो है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड देखते हैं, जिसमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं और सहसंयोजी कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक अलग प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, उक्त संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब उक्त संयोजी यौगिक के बारे में बात करें तो हम किसी एक या दो या दो से अधिक जब लवणों को सामान्यतः किसी भी अनुपात में जब जल के साथ घोलकर बनाते हैं, ठीक है, और उनका जब क्रिस्टलन किया जाता है तो जो यौगिक हमारे पास प्राप्त होते हैं वह यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, है ना। यही योगात्मक यौगिक आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तरह वर्क करता हो और इन यौगिकों को हम क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये दो भाग आपके, पहला जो भाग होता है आपका उक्त संयोजी यौगिक का वह होता है द्विक लवण और दूसरा आपका होता है, एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है आपका संकुल लवण। ठीक है, ये दो प्रकार से हमारे पास जो है उक्त संयोजी यौगिक हमारे पास में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, द्विक लवण की बात करें तो द्विक लवण वे कंपाउंड होते हैं जो जल में विलय करने पर अपने सभी घटकों में वियोजित हो जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, इन यौगिकों का जब जलीय विलयन में सभी घटकों में जब आयन परीक्षण किया जाता है तो ये आयन परीक्षण दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, द्विक लवण, जो आपके क्या है किसी विलयन में मिलाने पर अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगी हम पर आपके लिए, K2 SO4, है ना, डॉट Cr2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ठीक है, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसके ये कंपाउंड क्या होता है, अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे K2+, ठीक है, K2+ हो गया आपका प्लस ट्वाइस Cr3+, ठीक है, Cr आपका 3+ हो जाता है, प्लस इसमें आप देखिए तो आपका 4SO4 माइनस हो जाता है, 2 माइनस। ठीक है, इसी के साथ साथ में देखें तो 24 आपका H2SO4 हमारे पास प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ क्या हुआ कि ये पूरा कंपाउंड था हमारे पास, और जब इसको हमने डेरिवेशन के साथ बनाया तो हमारे पास इसके सारे जो कंपाउंड है अपने अलग अलग भागों में विभक्त हो गए हैं। जैसे कि पोटेशियम आपका देखिए, पोटेशियम अलग हो गया है, क्रोमियम भी अलग हो गया है, सल्फेट भी आपका अलग हो गया है और वाटर मॉलिक्यूल भी आपका अलग हो गया है। तो इस प्रकार के जो आपके कंपाउंड कहलाते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, जो अपने सारे आयनों में विभक्त हो जाते हैं और सभी अपना अलग अलग टेस्ट देते हैं। ठीक है, दूसरे जो होते हैं संकुल यौगिक। ठीक है, संकुल यौगिक जो होते हैं वह अपने अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, वह केवल अपने केवल घटकों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दो घटक की बात करें हम तो दो घटक में हम जैसे एग्जांपल लें आपका यहाँ पे CuSO4, ठीक है, CuSO4 डॉट 4NH3। ठीक है, तो ये जब विभक्त होता है तो यह विभक्त होने पर केवल क्या होता है, इसके अंदर से आपका केवल जो आपका ये सल्फेट है केवल यह अलग हो जाता है। ठीक है, सल्फेट अलग हो जाता है, बाकी जो लोग होते हैं आपके ये ऐसे कैसे ही बने हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि यह 2 माइनस और यहाँ पर 2+। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ऊपर वाले में हमने देखा कि यहाँ पे सारे लोग जितने भी लोग थे सारे आपके क्या जितने भी एलिमेंट थे सारे एलिमेंट अलग अलग विभक्त हो गए। जबकि इसमें देखा तो केवल यहाँ पर क्या हुआ, यह केवल अपने दो भागों में बटा है, पूरी तरह से अपने अलग अलग एलिमेंट्स में नहीं डिवाइडेड हुआ है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हमारे पास कहलाते हैं ये कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ये एक किसी भी यौगिक से जब जुड़ जाते हैं तो एक संकुल का निर्माण करते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इनमें अंतर की बात करें तो हमारे पास संकुल द्विक लवण और संकुल यौगिकों में जब अंतर की बात करेंगे तो पहला अंतर तो आप यही देखते हैं कि ये केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाते हैं। द्विक लवण की बात करें तो ठोस अवस्था में अपना
अस्तित्व बनाते हैं, लेकिन विलयन यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा अभी, है ना। जबकि संकुल जो होते हैं, संकुल यौगिक ठोस और विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, किंतु जो कुछ आंशिक वियोजन होना इसमें संभव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि इनमें वियोजन संभव और इनमें आंशिक रूप से कभी वियोजन संभव हो सकता है। द्विप्लवण के सभी आयनों का हम परीक्षण कर सकते हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको कि पोटेशियम जो कि अलग आयन में चेंज हो गया, क्रोमियम हो गया, सल्फेट हो गया और आपका H2 हो गया, इन सभी का अलग अलग परीक्षण संभव हो सकता है। किंतु यहाँ पर हम देखिए तो इसमें जब संकुल यौगिक के बारे में बात करें तो इनमें सभी जैसे कोबाल्ट है, सल्फर, ऑक्सीजन है, सल्फेट, अमोनिया, इनका अलग अलग क्या परीक्षण करना संभव नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए हम तो द्विप्लवण में धातु आयनिक बंध बनता है। इसमें जो द्विप्लवण में कैसा बनता है, धातु आयनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, धातु आयनिक बंध का निर्माण होता है। जबकि इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है आपके, यह एक दूसरे से जुड़ने के कारण आयनिक बंध के अतिरिक्त भी अन्य बंध इसके अंदर स्थापित हो सकते हैं, जैसे उपसंयोजी बंध हुआ आपका, ये बंध भी इसके मध्य स्थापित हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखें हम तो द्विप्लवणों के और आपके संकुल लवणों के जब हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो एग्जांपल है जैसे कि आपका ये है द्विप्लवण के लिए KCl MgCl2 MgCl2.6H2O, ये आपका द्विप्लवण का एक एग्जांपल हो जाएगा। FeSO4 आपका NH4 पर ट्वाइस SO4 6H2O आपका ये एग्जांपल हो जाएगा। जबकि इसमें बात करें हम तो इसमें यहाँ पर देखिए आपके संकुल यौगिक में K3CnH6 एग्जांपल हो जाएगा। और भी एग्जांपल है हमारे पास, कोबाल्ट का एग्जांपल है हमारे पास CONH3 जो हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसके एग्जांपल हो जाते हैं, ये आपके संकुल यौगिकों के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये संकुल यौगिक होते हैं, ये जो संकुल यौगिक होते हैं आपके उपसंयोजी यौगिक होते हैं, और उपसंयोजी में कुछ प्रश्नावलियों की बात की जाती है कि इनके अंदर जो होता है आपका कुछ नाम जो उपसंयोजी होते हैं उनके लिए कुछ उनको प्रश्नावलियों को समझना जरूरी होता है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले कि उपसंयोजन आयन या संकुल आयन किसे कहते हैं। सबसे पहला आपका संकुल आयन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं आपका उपसंयोजन आयन कह सकते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, इसको देखें तो यह जो होता है आपका संकुल यौगिक का वह आयन जिससे उसके रचक घटक क्या होते हैं, विलयन में परीक्षण नहीं देते हैं, और संकुल आयन उपसंयोजन आयन कहलाता है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल ले, हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि FeCN6 जो होता है, ठीक है, इसमें 4 माइनस होता है। ठीक है, 4 माइनस होता है। इस विलयन में आपके Fe और Cn जो है दोनों आपका अलग अलग परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, अलग अलग परीक्षण नहीं देते हैं, तो ये जो ओवरऑल जो पूरा होता है ये आपका क्या कहलाता है, उपसंयोजक आयन कहलाता है, या आपका संकुल आयन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें और एग्जांपल देखिए केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, इनमें केंद्रीय धातु आयन की बात करें तो जैसे कि आयरन ने क्या कर रखा है, यहाँ पर 6 आपके साइनाइड आयनों को एक दूसरे के साथ क्या कर रखा है, जोड़ रखा है या बॉन्डेड कर रखा है। तो ये जो आपका क्या कहलाएगा, आयरन जो होगा आपका क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु आयन कहलाएगा। ठीक है, अब इस केंद्रीय धातु आयन से है ना डिफरेंट टाइप से आपके क्या हो सकते हैं, इसमें आपके जो लिगेंड होते हैं जो इसमें क्या करते हैं, लिगेंड की डेफिनेशन समझिए।
साइनाइड जो है यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है, या क्या कर रहा है आपका जो है आयंस को डोनेट करके उसके बिटवीन क्या कर रहा है, बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण ये क्या कहता है, ये अपने जब लिगेंड अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अपने आयन जो है डोनेट कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, लिगेंड आपके उदासीन भी हो सकते हैं, ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि केंद्र धातु आयन या परमाणु, देखिए केंद्र धातु आयन जो ये होता है आपका, ठीक है, ये केंद्र धातु आयन क्या करता है, अपने पास जो अपने आउटर शेल में जो कमी होती है उसके अस्तर पूर्ण करने के लिए या जो ऑर्बिट बनाने के लिए जो आपके पास जिसके पास जो रिक्त स्थान होता है उसके साथ ये क्या करता है, लिगेंडों को अपने साथ जोड़ लेता है। अब लिगेंड जो होते हैं, ये लिगेंड भी क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक दंती लिगेंड होता है, द्विदंती लिगेंड होता है, और त्रिदंती, और इसी प्रकार से और भी ज्यादा दंती होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बात करें, एक दंती संलग्नी की बात करें, संलग्नी को ही लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, एक दंती संलग्नी का मतलब होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, और मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं आपके, जो केवल एक जो है एक आपके क्या करते हैं, केवल एक परमाणु दाता का कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, Cl- जो होता है एक दंती होता है, NH3 भी क्या होता है, एक दंती होता है। इसमें केवल क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये एक दंती हुआ। अब द्विदंती की बात करें तो द्विदंती में हम क्या करते हैं, दो लिगेंड आपके क्या करते हैं, द्विदंती संलग्नी में क्या होता है, दो लोग क्या है आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या लिगेंड डोनेट का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम NH2, ठीक है, CH2 और NH2 हो गया। ठीक है, इसमें तो दो लोग क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसका द्विदंती है। इसी प्रकार हम देखें त्रिदंती की बात करें, जिसमें तीन लिगेंड डोनेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक NH3 CH2 ठीक है, और NH2, इसमें क्या हो रहे हैं, आपके तीन लोग क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ डोनेट कर रहे हैं, यानी लिगेंड का वर्क कर रहे हैं। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिदंती बोलते हैं। इसी प्रकार आपका क्या हो जाता है, षष्ठदंती भी होता है। ठीक है, जो पीछे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे समन्वय परिसर की बात करेंगे। समन्वय परिसर किसे कहते हैं, समन्वय परिसर, तो समन्वय परिसर जो होता है यह एक बड़ा कोष्ठक होता है। इस बड़े कोष्ठक के अंदर हम देखते हैं कि संकुल में एक बड़ा कोष्ठक होता है, यही बड़ा कोष्ठक आपका क्या कहलाता है, संलग्न परिसर कहलाता है। और जो बाहरी इलाका होता है वह आपका क्या कहलाता है, आयन परिसर कहलाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, NH3 ठीक है, और इसमें हम देखें तो यहाँ पर हम किस किस को क्या कहेंगे, ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो जो कंपाउंड होगा, जैसे कि यहाँ आपका क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका केंद्रीय धातु आयन कहलाएगा, केंद्रीय धातु कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, केंद्रीय धातु, जिसमें जो है लिगेंड के द्वारा आपका क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या कहलाएगा, लिगेंड हो गया, ये आपकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी, जैसे दो जो है आपकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है ये आपका परिसर है। ठीक है, ये क्या है, आपका परिसर है, आपका ये उप सहसंयोजन क्षेत्र है पूरा, क्या है आपका, उप सहसंयोजन क्षेत्र। ठीक है, ये वाला है ना, और ये जो बाहर जो हो रहा है आपका, ये आयनन क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र कहलाता है।
के बाहर जो होता है आपका आयनिक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि जो उपसंयोजी यौगिक जो बनते हैं उसमें केंद्रीय धातु, लिगेंड और लिगेंड की जो उपसंयोजन संख्या हुआ और ये जो ब्रैकेट होता है ये उपसंयोजन क्षेत्र कहलाता है और बाहर जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज जो होता है आयनिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके क्या होता है पूरा उपसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। अब इस उपसंयोजी यौगिक में कुछ आपके कीटेन भी होते हैं जो कि दो और या दो उसमें उसी में क्या होते हैं दो या दो से अधिक क्या होते हैं लिगेंड आपके कहीं कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उपसंयोजन संख्या की बात करें तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े होते हैं जितने लिगेंड इसके साथ जुड़े होते हैं आपके उतने ही आपकी क्या कहलाती है इसमें उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे इसमें दो जुड़े हुए तो इसकी उपसंयोजन संख्या 2 है। ठीक है, बाकी का हम कर लेते हैं।